Sing that shit. Yeah. हेलो स्टूडेंट, मैं प्रस्तुत हूँ पद परिचय टॉपिक के भाग 2 के लिए। और इसमें आज हम पढ़ेंगे अविकारी या अव्यय पदों का परिचय किस प्रकार दिया जाएगा और वो पद होते कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि अव्यय या अविकारी के अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं। ये प्रकार हैं आपके सामने: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये प्रकार भी कह सकते हैं इनको, और ये भी कह सकते हैं कि अव्यय के अंतर्गत आने वाले ये शब्द हैं और इन्हीं का हमें परिचय देना होगा। इससे पहले जो आपने पूर्व भाग में जो पढ़े थे वो थे विकारी शब्दों का परिचय किस प्रकार दिया जाएगा। अब जो होगा वो अव्यय शब्दों का या अविकारी शब्दों का पद परिचय किस प्रकार आप देंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि अविकारी शब्द कहते किनको हैं। मैं पहले बता चुकी हूँ लेकिन एक बार फिर से बता दे रही हूँ। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता, तो वे अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये हमेशा अपरिवर्तित ही रहते हैं, कभी भी परिवर्तित नहीं होते। और इनमें शब्द जो आते हैं वो आते हैं आज, कल, कब, किंतु, परंतु, बल्कि, और, यद्यपि, अंदर, बाहर आदि। ये कभी भी परिवर्तित शब्द नहीं होते, कोई चेंजेस इसमें नहीं आते। तो सबसे पहले हम क्रिया विशेषण को देख लेते हैं। क्रिया विशेषण किस तरह से उसका परिचय दिया जाता है। क्रिया विशेषण है क्या? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। अभी तक आपने इससे पहले जो पढ़ा था, संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, लेकिन जब विशेषता बताई जाए क्रिया की तो होता है क्रिया विशेषण। और इनकी जो क्रिया की विशेषता जब बताई जाती है तो किस तरह की विशेषताएं आमतौर पर बताई जाती हैं वो देखिए किस तरह आएगा। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, हिरन तेज भागता है, और मैंने ग्रीन कलर से लिख रखा है कि कहाँ पर विशेषता वाली बात की गई है, कहाँ पर विशेषण है। तो यहाँ पर हिरन तेज भागता है, इस वाक्य में भागना क्या है? एक क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बताने के लिए तेज जैसे शब्द को लिया गया है। वह कितनी तेज भाग रहा है, अर्थात तेज शब्द क्रिया विशेषण कहलाएगा। दूसरा है वह फटाफट खाता है। इस वाक्य में खाना क्या है? एक क्रिया है, खाना खाया जा रहा है, ये एक क्रिया है। और कैसे खाया जा रहा है? फटाफट, यानी इसकी विशेषता है क्रिया की, खाने वाली क्रिया की, कि फटाफट खाया जा रहा है। तो फटाफट शब्द हमें खाने वाली क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह कैसे खा रहा है। अतः फटाफट शब्द क्रिया विशेषण कहलाएगा। अब हमें क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रिया होता कब है? जब किसी कार्य को किया जा रहा है। तो जब किसी कार्य की कोई रिपोर्ट लेने आएगा कि कार्य कैसा चल रहा है, किस तरह हो रहा है, तो उसमें 4 तरह के प्रश्न आते हैं। ये जो आपको ब्लैक से दिख रहे हैं नीचे, ये सारे प्रश्न दिमाग में आते हैं जब कोई कार्य चल रहा होता है, कोई क्रिया हो रही है। तो प्रश्न आता है कब हो रही है, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, और कितनी, यानी मात्रा कितनी हो चुकी है, कितना हो रहा है। ये परिमाणवाचक का मतलब ही है, माप जोक वाली बात। तो ये प्रश्न आपके सामने आएंगे और इसी से हम जान पाएंगे कि क्रिया विशेषण के भेद कितने प्रकार के होते हैं। 4 भेद हैं यहाँ आपके सामने, और क्रिया विशेषण के 4 ही भेद होते हैं। जब पूछा जाए कि कब, तो फिर कालवाचक यानी समय की बात की जा रही है, और समय की बात करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग होगा जो लाल से लिखे हुए हैं। कल, परसों, सुबह, शाम, प्रतिदिन, इस तरह के शब्द आएंगे। तो हमें समझ जाना चाहिए कि क्रिया की विशेषता बताने के लिए अगर इन शब्दों का प्रयोग किया गया है तो निश्चित रूप से वो समय की बात की जा रही है, किस समय, है ना, कब। तो फिर वो कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। स्थानवाचक में क्या होता है कि वो स्थान की बात की जा रही है कि वो क्रिया कहाँ हो रही है।
तो आगे जो प्रयुक्त शब्द हैं उन पर ध्यान दीजिए। अंदर, बाहर, छत पर, मैदान में, घर पर, ये सब स्थान का उल्लेख करने के लिए प्रयोग हुए हैं शब्द। और जब किसी क्रिया की विशेषता किसी स्थान को स्पष्ट कर दे तो फिर वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। फिर बात आती है कैसे, क्रिया कैसे हो रही है, करने का तरीका क्या है। तो रीति का मतलब होता है तरीका या विधान, कौन से तरीके से कार्य हो रहा है। तो आगे जो आपको प्रयुक्त शब्द नजर आ रहे हैं वो शब्द हैं धीरे धीरे, तेज, जल्दी जल्दी, ध्यान पूर्वक, जल्द ही। इस तरह के शब्द होंगे कि क्रिया किस तरह से हो रही है, क्या वो धीरे धीरे हो रही है या तेजी से हो रही है या जल्दी जल्दी की जा रही है, ध्यान पूर्वक की जा रही है या फिर जल्द ही पूरी हो जाएगी, जो कार्य हो रहा है वो जल्दी पूरा हो जाएगा। इस तरह के शब्दों का उल्लेख होगा। तो इसका मतलब ये कि कैसे क्रिया की जा रही है इसकी बात करेंगे तो निश्चित रूप से रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा वो। अंतिम है कितना, यानी कितनी मात्रा में कार्य किया जा रहा है, कितना हो गया। तो फिर शब्द आएंगे आपके सामने अधिक, ज्यादा, पर्याप्त, इतना, उतना, थोड़ा, बहुत। इस तरह के शब्द आएंगे तो वो सब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जैसे एक सेंटेंस, उतना बोलो जितना जरूरी हो, तो जितना उतना शब्द क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि बोलने वाली क्रिया की बात की जा रही है और जितना उतना शब्द हमारे परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। सविता बहुत बोलती है, तो बहुत शब्द परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि प्रश्न क्या बनेगा, कविता कितना पढ़ती है, सविता कितना बोलती है। तो फिर उसके लिए कहा जा रहा है, आंसर क्या आएगा, सविता बहुत बोलती है। तो ये मात्रा की बात की जा रही है, तो यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा ये। अब इसका पद परिचय देखिए किस तरह से किया गया है। यहाँ भी मैंने अलग से प्रश्नवाचक शब्द लिख रखे हैं ताकि क्लियर हो जाए कि कौन से भेद के अंतर्गत क्रिया विशेषण है ये। तो पहला सेंटेंस देखिए, हम प्रतिदिन खेलने जाते हैं। तब इसमें प्रश्न क्या उठेगा, हम कब खेलने जाते हैं। तो फिर प्रतिदिन, तो प्रतिदिन क्या हुआ, कालवाचक। जब समय का उल्लेख किया जा रहा है तो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। और खेलने की क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है ये, इसलिए क्रिया का विशेषण है और खेलने वाली क्रिया का विशेषण प्रतिदिन शब्द दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद अगला सेंटेंस है, बच्चे उधर खेल रहे हैं। तो जब प्रश्न इसका हम बनाएंगे तो होगा बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, तो कहाँ का आंसर आ रहा है, इसका मतलब स्थान की बात की जा रही है। तो उधर अर्थात स्थानवाचक क्रिया विशेषण और खेलने की क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता बताने वाला शब्द ये होगा। तो पूरा इसी तरह से क्रिया विशेषण का जो पद परिचय होता है उसमें सिर्फ आपको क्रिया विशेषण का भेद बताना है कि चारों भेद में से कौन सा भेद है, और उसके बाद जो क्रिया हो रही है उसका वो विशेषण शब्द है, ये भी हम बताएंगे कि विशेषता बताने वाला शब्द जो है वो कौन सा है। तो उधर है अगर, तो ये क्रिया की, खेलने वाली क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसमें बताया गया कि खेलने वाली क्रिया का भी उल्लेख हम परिचय में अवश्य करेंगे। अगला है, वह बालक थोड़ा सा खाता है। अब थोड़ा सा मतलब मात्रा की बात की जा रही है। वह बालक कितना खाता है, तो क्या आंसर आएगा, थोड़ा सा खाता है। तो जब कितना जैसे आंसर जब होते हैं तो मात्रा की बात करते हैं, और क्या आएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जब मात्रा की बात करते हैं तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। और वही तरीका जो ऊपर है वैसे ही तरीके से हम पद परिचय देंगे। अगला और लास्ट है ये, बच्चों मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो, मेरी बातें ध्यान पूर्वक सुनो। तो इसमें प्रश्न अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा, बच्चों मेरी बातें कैसे सुनो, किस तरह से सुनो। तो फिर तरीका जब पूछा जा रहा है तो किसके अंतर्गत आएगा, ध्यान पूर्वक मीन्स रीतिवाचक के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। ध्यान पूर्वक शब्द उसके अंतर्गत ही आएगा। और चारों भेद हमें बहुत अच्छे से समझ में आ सकते हैं अगर हम इन प्रश्नों को ध्यान में रखें। प्रश्न के अनुरूप जैसे ही उत्तर आएगा आप तुरंत समझ जाएंगे कि वो किस भेद के अंतर्गत आएगा। संबंधवाचक अव्यय आपके सामने है, और संबंधवाचक सर्वनाम वो अव्यय जो है वो किस तरह से हम पहचानेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम को
अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं। मतलब आपके सेंटेंस में या तो दो संज्ञाएं होंगी या तो दो सर्वनाम होंगे, जिनका जो है आपस में संबंध बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, और उसमें जो शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे वही संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं, जो कभी भी परिवर्तित नहीं होते, इसीलिए वो अव्यय कहलाते हैं। अधिकतर ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद ही प्रयुक्त होते हैं, यानी संज्ञा या सर्वनाम पहले होगा और उसके बाद उन शब्दों का उल्लेख किया जाएगा, यानी बीच में होते हैं ज्यादातर। इसके साथ किसी न किसी प्रसर्ग या पोस्ट पोजीशन का भी प्रयोग होता है, जैसे के पीछे, के ऊपर। आपको याद क्या रखना है, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम को आपस में जोड़ने का या संबंध बताने का तरीका जो शब्द करते हैं वे संबंधवाचक अव्यय कहलाते हैं। और उसको पहचानने के लिए क्या करना है, के ऊपर, के पीछे, के नीचे, के लिए, के बाहर, के अंदर, सब में इसी तरह से प्रसर्ग जुड़ा होगा, और वहाँ पर दो संज्ञा या तो होंगी, दो सर्वनाम हो सकते हैं, या एक संज्ञा एक सर्वनाम हो सकता है, और उसके बीच का संबंध बताने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आगे के उदाहरण में दिखाई दे रहा है, मेरे घर के सामने बगीचा है। अब यहाँ पर घर जो है, घर और बगीचा, ये दोनों ही संज्ञाएं हैं, और संज्ञाओं के बीच का संबंध बताने के लिए के सामने शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी घर और बगीचों के बीच में जो संबंध बताने का कार्य किया है वो इन दो शब्दों ने किया है, के सामने, और ये कभी भी परिवर्तित नहीं होते। देख लीजिए लास्ट की लाइन में, यहाँ घर का संबंध बगीचे से बताया गया है, दोनों संज्ञाएं हैं, और के सामने संबंध बोधक शब्द है। अब निश्चित रूप से और भी उदाहरण अगर बताए जाएं तो सब में ऐसे ही आएगा, के पीछे, के आगे, के अंदर, के नीचे, के भीतर जैसे शब्द भी आते हैं। भीतर का मतलब भी अंदर ही होता है। संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय देखिए किस तरह से, वो तो आपको मैंने ये बताया था कि किस तरह से संबंध बोधक कहलाता है, संबंध बोधक का मतलब क्या है, और यहाँ पर आपको नजर आएगा कि पद परिचय देते समय हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी होगी। जब आपको नजर आ रहा है कि संबंध बोधक है अव्यय, दो संज्ञाएं या दो सर्वनाम, या संज्ञा एक और एक सर्वनाम है, तो फिर हम किस तरह से उसको पहचान लेंगे। संबंध बोधक का पद परिचय देते समय संबंध बोधक का भेद और संबंध बोधक से संबंधित शब्दों को लिखना पड़ता है। अब ये शब्द कौन से हैं, वही के पीछे, के भीतर, के अंदर। उदाहरण के लिए उसके घर के पीछे मंदिर बना है। उपर्युक्त वाक्य में के पीछे संबंध बोधक है, घर और मंदिर इसके संबंधी शब्द हैं। तो आपको परिचय देते समय क्या ध्यान रखना है, आपको स्टार्टिंग में के पीछे लिखना है और उसके बाद लिखना है कि के पीछे शब्द संबंध बोधक है, संबंध बोधक अव्यय है, और उसके बाद नेक्स्ट जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे घर और मंदिर के बीच संबंध बताने वाला, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं घर और मंदिर इसके संबंधी शब्द हैं जिनके बीच संबंध बताया जा रहा है। ये तरीका है आपका पद परिचय देने का। दूसरा उदाहरण फिर से आप एक बार देख लीजिए। इस तरह से आप देंगे, इस संदूक के भीतर 4 पुस्तकें और 2 पत्र हैं। इस वाक्य में के भीतर संबंध बोधक पद है, इसका पद परिचय इस प्रकार होगा। कैसे करेंगे, हम के भीतर वाला जो शब्द आपको समझ में आया कि संबंध बोधक है उसको उठाकर नीचे रखेंगे, और उसके बाद बताएंगे संबंध वाचक अव्यय या संबंध बोधक अव्यय, इसका संबंध संदूक से है। या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इसका संबंध संदूक से है, या फिर ऊपर जैसे दिया हुआ है घर और मंदिर इसके संबंधी शब्द हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और दूसरी तरीका भी अपना सकते हैं। आप ये बताएंगे बस कि किन 2 चीजों के बीच में संबंध बता रहा है शब्द। समुच्चय बोधक, ये भी बहुत सिंपल है। संबंध समुच्चय बोधक जो होता है उसी को हम योजक शब्द भी कह सकते हैं। योजक का मतलब होता है जोड़ना। जब हम देखिए जरा डेफिनेशन, ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्द, वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जब आप इसके शब्द देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है इसमें, और, व, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, की, क्योंकि,
जो कि, ताकि, हालांकि, लेकिन, अतः, ये सारे शब्द जो हैं या तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं और या फिर वाक्यों को जोड़ने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। अब इसके दो भेद भी हैं। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं और उसको कहते हैं समानाधिकरण और व्यधिकरण। दो तरह के भेद होते हैं। इसमें मैंने उल्लेख किया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ कि जब दो चीजों को जिनको जोड़ने का कार्य किया है समुच्चय बोधक अव्यय ने, वो इक्वल हैं, जब एकदम समान है, तो फिर वो आएगा समानाधिकरण के अंतर्गत, यानी समान अधिकार है, तब फिर वो समानाधिकरण के अंतर्गत आएगा। जैसे तथा है, और है, ये शब्द जो होते हैं बिल्कुल एक समान दोनों का स्टैंडर्ड रखते हैं, इसलिए उनको समानाधिकरण के अंतर्गत रखा जाता है। एवं, और, तथा जैसे शब्द ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा तथा, किंतु, परंतु व लेकिन, अथवा, इसलिए, एवं आदि, ये सारे शब्द भी समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं। अब व्यधिकरण कौन से हैं? एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय व्यधिकरण या व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ये चीज हमने पढ़ी थी मिश्र वाक्य के अंतर्गत। मिश्र वाक्य में एक आश्रित और एक प्रधान वाक्य होता है, तो उनके लिए जोड़ने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं इसलिए, यदि, ताकि। ये जो शब्द हैं ये सब व्यधिकरण के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि, इसलिए, ताकि, ये सब जो है शब्द जो होते हैं वो सब व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। यद्यपि जैसे शब्द भी व्यधिकरण के अंतर्गत आते हैं। यद्यपि, तथापि, जिससे, क्योंकि, जब दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं जिनमें से एक आश्रित है और एक प्रधान है, तब फिर इन शब्दों का उल्लेख किया जाता है। तो दोनों आपके भेद आपको समझ में आ चुके होंगे। उदाहरण देख लीजिए, किरण और संगीता गा रही है, तब और जो है वो समानाधिकरण उसके भेद के अंतर्गत होगा। उसने बहुत प्रयास किया किंतु सफल ना हो सका, ये भी आपका समानाधिकरण के अंतर्गत आएगा। इन वाक्यों में और, किंतु जैसे शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, अतः ये समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब पद परिचय किस तरह से दिया जाएगा ये भी ध्यान में रखना है हमें, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं पद परिचय, तो बेसिक नॉलेज दे जरूर रही हूँ मैं, साथ में बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन परिचय कैसे देना है ये बात उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समुच्चय बोधक का पद परिचय करते समय समुच्चय बोधक का भेद और समुच्चय बोधक से संबंधित योजित शब्द को भी लिखना पड़ता है। मतलब हम ये भी बताएंगे कि समुच्चय बोधक में कौन सा भेद है, समानाधिकरण है या फिर व्यधिकरण है। उसके बाद हम दोनों उन चीज़ों को भी बताएंगे जिनको जोड़ा जा रहा है। उदाहरण के लिए, कलकत्ता और दिल्ली में पढ़ना ठीक है। कलकत्ता अथवा दिल्ली में पढ़ना ठीक है। इस वाक्य में अथवा समुच्चय बोधक शब्द है। इसका पद परिचय इस प्रकार होगा। कैसे होगा देखिए आगे। अथवा को अंडरलाइन किया गया होगा और अथवा को हम इस तरह से बताएंगे, विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा और कलकत्ता और दिल्ली का विभाजक शब्द। ये दो अलग अलग ऑप्शन, ये अथवा का मतलब होता है और, यानी ओ आर जो लगाया जाता है, यानी दो विभाग आपस में विभाजित करने वाला कार्य ये कर रहा है, इसलिए विभाजक समुच्चय बोधक है ये। और कलकत्ता और दिल्ली विभाजक संबंध दिखा रहा है ये। तुम कॉपी और किताब ले लो लेकिन फाड़ना नहीं, ऐसा शब्द अगर ऐसा सेंटेंस आता है और बीच में और लिखा हुआ है, तब कॉपी और किताब दोनों ही समान अधिकार रखते हैं और इसीलिए इसको कहा जाएगा समुच्चय बोधक के अंतर्गत समानाधिकरण भेद। इसका समुच्चय बोधक कॉपी किताब शब्दों का संबंध करने वाला या फिर दोनों को एक समान अधिकार देने वाला शब्द, दोनों को जोड़ने वाला शब्द। नेक्स्ट आता है आपका विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय का पद परिचय कुछ इस तरह से होगा। पहले हम इसको समझ लेते हैं। विस्मयादि बोधक सभी जानते हैं वैसे तो बच्चे, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। विस्मय का मतलब ही होता है आश्चर्यचकित हो जाना। विस्मय का अर्थ आश्चर्यचकित हो जाना, और ऐसे शब्द जो विस्मय को पैदा करें उन्हें कहेंगे या बोध जानकारी करने वाले विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जिन अव्यय शब्दों से आश्चर्य, हर्ष, घृणा, पीड़ा आदि का
भाव प्रकट होता है उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। और इसमें शब्द कौन कौन से प्रयुक्त होंगे, कौन से शब्द हमारे सामने आएंगे वाक्य में जिनसे हम समझ जाएंगे कि विस्मयादिबोधक है। और ये मैक्सिमम जो शब्द हैं स्टार्टिंग में शुरू होते हैं, तो शुरुआत में जो वाक्य होगा उसके स्टार्टिंग में होगा और उसके बाद शब्द के जस्ट बाद वहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। इसको हम एक्सक्लेमेटरी साइन भी कहते हैं। और ये पहचान है कि विस्मयादिबोधक शब्द है। ये शब्द होंगे ओह, अरे, आहा, हाय, इस तरह के होते हैं। आह जैसे शब्द भी होते हैं, छीछी जैसे शब्द भी होते हैं जिसमें छ में छोटी की मात्रा लगी होती है, 2 डॉट लगी होती है, घृणा सूचक शब्द वो कहलाता है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। फिर उसमें भाव कौन से निकलते हैं बाहर, मन के कौन से भाव व्यक्त करता है, तो क्या होता है, हर्षबोधक होते हैं। विस्मयादिबोधक के ये एक तरीके से उपभेद है। हर्षबोधक भी होते हैं या हर्ष सूचक भी कह सकते हैं इसको, शोक सूचक भी होते हैं, उल्लास सूचक भी होते हैं, घृणा सूचक होते हैं, प्रशंसा सूचक भी होते हैं। जब वाह जैसे शब्द आते हैं तो आश्चर्य वाले भी होते हैं। और ये सारे मनोभाव व्यक्त करने के सारे अविकारी शब्दों को विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं। मैंने पहचान के लिए आपको बताया है कि शब्द जो होगा उसके आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह जरूर होगा, और जब वो चिन्ह होगा तो आप समझ जाएंगे कि विस्मयादिबोधक शब्द यहाँ मौजूद है। तो हम परिचय किस प्रकार से देंगे ये आगे दिखते हैं। उदाहरण इसमें है, वाह कैसी अच्छी पुस्तक लाए। अब वाह शब्द लिखा हुआ है सबसे वाक्य में सबसे प्रारंभ में, और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन या विस्मयादिबोधक चिन्ह है। इसका मतलब यही विस्मयादिबोधक शब्द कहलाएगा। और इसको हम इस तरह से उठाकर रखेंगे नीचे ताकि हम इसका परिचय दे सकें अलग से। तो हमें वाक्य से उस शब्द को या पद को निकाल लेना होता है। फिर हमें बताना है कि विस्मयादिबोधक शब्द है। फिर ये वाह जैसा शब्द है, इसका मतलब किसी की प्रशंसा की जा रही है, तो फिर प्रशंसा सूचक पद कहलाएगा ये। पहले लिखेंगे विस्मयादिबोधक शब्द, फिर लिखेंगे प्रशंसा सूचक, फिर आनंद को प्रकट कर रहा है, ये इसको आनंददायी भी कहेंगे और प्रशंसा सूचक भी कह सकते हैं। अंतिम जो आपका अव्यय है वो भी इम्पोर्टेंट है। हालांकि इसको भी वाक्य का शब्द नहीं मानते, लेकिन फिर भी सहायक शब्दों की श्रेणी में रखा जाता है इनको। इसको कहते हैं निपात। और निपात जो है वो अवधारक भी कहलाता है। निपात की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द के बाद लगकर, किसी शब्द के बाद होगा और उसी शब्द की इम्पोर्टेंस या प्रभाव को बढ़ा देने वाला शब्द कहलाता है। क्या लिखा है, बात लगकर उसके अर्थ पर बल लगा देता है, यानी उसकी ताकत बढ़ाने की या प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता है। और ये शब्द होते कौन से हैं, ही, तो, भी, तक, मात्र, भर। ये जो शब्द लिखे हैं ये कभी भी परिवर्तित नहीं होते, और ये अचानक ही इन शब्दों के प्रयोग से अचानक ही वाक्य का भाव पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं कहलाते हैं, लेकिन मैं प्रयोग के आधार पर आपको बताऊंगी कि वाक्य का पूरी तरह से आशय या भाव चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे एक सेंटेंस उठा लेते हैं कि मैं बाजार जाऊंगा, तो मैं बाजार जाऊंगा एक अलग भाव को प्रकट कर रहा है। उसके बाद हमने देखा कि परिवार के सारे सदस्य जा रहे हैं, तो हमने कहा कि मैं भी बाजार जाऊंगा। तो मैं शब्द की इम्पोर्टेंस या प्रभाव बढ़ाने के लिए भी शब्द का प्रयोग किया गया, और इसका मतलब ये है कि परिवार तो जा ही रहा है, मैं भी बाजार उनके साथ जाने वाला हूँ। अब भी की जगह अगर हम ही लगा देते हैं तो आशय बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा। अगर मैंने कहा मैं ही बाजार जाऊंगा, तो इसका मतलब ही लगाते ही ये स्पष्ट हो गया कि बाकी कोई भी बाजार नहीं जाएगा, सिर्फ मैं ही बाजार जाऊंगा। यानी इसको निपात को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से वाक्य का सेंस परिवर्तित कर देता है ये निपात का शब्द। जो ये शब्द नजर आ रहे हैं ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है और इनको निपात कहते हैं। उदाहरण के लिए अरे वाह, इसमें जो सेंटेंस दिए हैं इन पर ध्यान दीजिए। अरे वाह, तुम भी पुस्तक पढ़ सकते हो, तुम भी।
अब तुम शब्द जो है उसको महत्वपूर्ण, उसका प्रभाव बढ़ाने के लिए भी शब्द का प्रयोग किया गया है, और भी को अगर अंडरलाइन किया गया होगा तो आपको इसी का परिचय देना होगा, और आप जान लेंगे कि भी शब्द है इसका मतलब निपात है। और यह निपात शब्द किस तरह से दिया है परिचय देखिए, यह निपात शब्द है और तुम शब्द पर बल दे रहा है, यानी तुम शब्द का प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगला है मोहन ने ही काम किया है। अगर हम ही हटा दें इसमें से, मोहन ने काम किया है, तो एक सिंपल सा वाक्य, सीधा सा साधारण सा वाक्य लगता है। लेकिन ने के बाद अगर ही लगा देते हैं तो ने शब्द यानी मोहन शब्द के लिए प्रभावपूर्ण कार्य ये करेगा और बिल्कुल भाव परिवर्तित हो जाएगा। मोहन ने ही काम किया है, इसका मतलब सिर्फ मोहन ने काम किया है, इसके अतिरिक्त किसी ने भी नहीं किया है। इसका परिचय किस प्रकार देंगे, ही शब्द को हम अलग हटाएंगे वाक्य से और उसके बाद बताएंगे कि ये निपात है और मोहन पद पर बल लगा रहा है या मोहन को प्रभावपूर्ण बनाने का प्रयास कर रहा है। तो इस तरह से हमारे ये जो अविकारी शब्दों का पद परिचय है किस तरह से दिया जाएगा, ये पूरा आपको मैं बता चुकी हूँ। आशा करती हूँ पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ 2-3 स्लाइड जो देखने वाले हैं उससे हम बहुत इजीली पहचान लेंगे कि पद में कौन सा पद है, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्या चीज़ है। तो उसके आसान तरीके मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो यही बात है कि हमें 6 to 8 जो टॉपिक हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। हालांकि मैंने वीडियो में आपको काफ़ी कुछ डिटेल में बताने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी एक बार आप अगर उसको ध्यान से देख लेंगे तो पूरी जानकारी होना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए पहला पॉइंट मेरा वही है। दूसरा आपके सामने है जो है, अगर रेखांकित शब्द, हम कैसे पहचानेंगे कि वो संज्ञा है। अगर रेखांकित शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पक्षी, भाव, जाति आदि के बारे में बताता है तो वह संज्ञा है। ठीक है। अब संज्ञा के जब हम ये बात जान गए हैं कि वो संज्ञा है, तब फिर हमारे जानने का काम क्या है कि संज्ञा के कौन सा भेद है वो। अगर वो व्यक्तिवाचक होगा तो उसका नाम जरूर होगा, अगर वो नाम सहित नहीं है, किसी समूह की बात की जा रही है तो वो जातिवाचक होगा, अगर किसी भाव की बात की जा रही है तो फिर वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। संज्ञा के स्थान पर अगर प्रयोग किए जा रहे हैं शब्द, वह, यह, मेरा, मैं, तुम, आपका, उस, ये सब शब्द हैं और वो कर्ता की जगह पर प्रयोग किए जा रहे हैं, संज्ञा के स्थान पर हैं, तब फिर वो सर्वनाम शब्द ही होंगे। तो हमें ध्यान देना होगा कि क्या संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग किया जा रहा है तो फिर वो सर्वनाम ही होगा। अगला देखिए, अगर रेखांकित शब्द किसी वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी आदि की विशेषता बता रहा है। ये सब क्या है, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी, ये सब क्या चीजें हैं, ये सब संज्ञा या सर्वनाम में से ही होगा। और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और किस तरह के शब्द होंगे कि वो कैसा बताया जा रहा है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, क्या वो लंबा है, क्या वो छोटा है, क्या सुंदर है, डरावना है, अच्छा है, बुरा है, ये सब विशेषण शब्दों के अंतर्गत आएगा। तो पहचानने के लिए हमें ये देखना होगा क्या वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। अगर बता रहा है तो वो विशेषण होगा। रेखांकित शब्द वाक्य में जो क्रिया दिखाई जा रही है, क्रिया की अगर विशेषता बता रहा है, वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता नहीं बता रहा बल्कि क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो वो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। और इसमें मैंने आपको क्रिया विशेषण की जब विशेषता बताई थी कि उसमें क्या चीजें हमें ध्यान देनी है भेदों को जानने के लिए, तो वही चीज यहाँ है। जैसे क्रिया कब हो रही है, तो कब का मतलब समय की बात की जा रही है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। और शब्द कौन कौन से प्रयुक्त होंगे, कल, अभी, दिन भर, प्रतिदिन, इस तरह के शब्द आएंगे तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण का भेद होगा। फिर उसके बाद क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया करने का तरीका क्या है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। और उसमें शब्द प्रयोग होंगे, चुपचाप, धीरे, तेजी से, जल्दी जल्दी, ये सब जो हो रहा है वो कैसे के अंतर्गत आएगा और रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगी। फिर नेक्स्ट प्रश्न उठता है कार्य करने के लिए कि कहाँ हो रही है, क्रिया जो हो रही है वो कहाँ हो रही है, तो फिर कहाँ की बात करेंगे, तो फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। और शब्द इस तरह से आएंगे, अंदर, ऊपर, बाहर, आसपास। फिर बात आती है कि क्रिया
की मात्रा कितनी मात्रा में हो गई है, तो फिर कितनी बारी बात करेंगे अगर, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की बात की जा रही है यहाँ पर, यानी चारों भेदों का उल्लेख यहाँ पर है। तो उसमें शब्द कैसे प्रयोग होंगे, कम, पर्याप्त, ज्यादा, अधिक, थोड़ी, इस तरह के शब्द आपके सामने होंगे, तो फिर निश्चित रूप से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ही होगा। अगला देखिए, अगर रेखांकित शब्द किसी दो या अधिक संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध दर्शाता है तो वो क्या होगा, संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। जैसे के पास, के दूर, के पीछे, के से दूर, के लिए, की ओर, ये सब शब्द जो हैं वो संबंधवाचक के अंतर्गत आएंगे और ये सब अव्यय हैं। रेखांकित शब्द किसी दो वाक्यों के बीच संबंध दर्शाता है या फिर कहते हैं जोड़ने का कार्य करता है, योजक शब्द की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो वह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। और उसमें शब्द कैसे होंगे, और, अतएव, इसलिए, लेकिन, तथा, ये सब उसके अंतर्गत आएंगे। समुच्चय बोधक ही योजक शब्द कहलाता है, यानी दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने के शब्द जो होते हैं वो सब समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अगला है, अगर रेखांकित शब्द किसी विस्मय, घृणा सूचक हो, विस्मय सूचक हो, हर्ष सूचक हो, दुख की सूचना देने वाला हो, और वो वाक्य के स्टार्टिंग में हो और उसमें एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हो, या मतलब कह सकते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह हो, तो फिर वो आपका विस्मयादि बोधक अव्यय ही होगा हर हाल में। रेखांकित शब्द किसी बात पर ज्यादा भार डालता है, यानी प्रभावशाली बनाता है, या बल ज्यादा दे रहा है किसी शब्द के बाद प्रयुक्त होकर, तो फिर वह क्या है, निपात है। जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, इस तरह के शब्द होंगे तो वो निपात कहलाएगा। ये कहना चाहिए की है इस चीज की कि आप किस तरह से पहचानेंगे, क्योंकि पहचानने के लिए शब्द आएंगे और आपको पहचान, अगर एक बार आप सही चीज पहचान लेते हैं तो संपूर्ण परिचय आसानी से दे पाएंगे। अगर आपने समझ लिया कि वो संज्ञा है, तब आप उसका पूरा परिचय बड़ी आसानी से दे पाएंगे। और अगर आपने गलत समझ लिया तो फिर आप चाहे कितना भी परिचय दे दें, आपके 0 मार्क्स हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देना है कि सारे व्याकरणिक जो आपके टॉपिक हैं उनमें से कौन सा है ये पहचानना बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं अभी। तो आशा करती हूँ कि आपको पद परिचय अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार आप फिर से वीडियो देख सकते हैं, और पार्ट 1 और 2 दोनों देखेंगे जब, तभी आप पद परिचय पूरी तरह से समझ पाएंगे।